हाय बच्चों, कैसे हो सब? सब मौज बाहर, सब कुछ बढ़िया। तो आज मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ। अभी कुछ दिनों से मैं टिकटॉक पर या फेसबुक पर ऐसे कई सारे मैसेजेस पढ़ रहा था, और मेरे पास भी कई सारे बच्चों का फ़ोन भी आया कि सर लॉकडाउन है, घर पे बोर हो रहे हैं, क्या करें। तो मुझे एक कहानी याद आई और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ उस कहानी को। ध्यान से सुनिएगा कहानी। इसे मैं अपने ऊपर भी लागू किया हूँ। इस लॉकडाउन में मैंने भी उस कहानी को अपने लाइफ में अप्लाई किया है, और मैं आप लोगों से भी चाहता हूँ कि मैं आप लोग भी करो। देखिए, लॉकडाउन का पीरियड बढ़ चुका है, 3 मई। अभी भी 10 दिन का समय है। तो ये 10 दिन का समय आप क्या करें ऐसा कि आप बोरियत महसूस ना करो। इसके लिए एक कहानी सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक सेठ होता है। वो सेठ प्रत्येक बसंत ऋतु में पार्टी देता है। उसके पार्टी में सब तरह के लोग आते हैं। कुछ बड़े लोग आते हैं, छोटे लोग आते हैं, अमीर लोग आते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, जजेस आते हैं, पुलिस आते हैं, वकील आते हैं, सॉरी, कई सारे लोग आते हैं। तो जैसा कि हर पार्टी में होता है, हर पार्टी में क्या होता है, लोग आते हैं तो अपने अपना ग्रुप बना लेते हैं, कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। कोई अपने घर का डिस्कस कर रहा होता है, कोई समाज का डिस्कस कर रहा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, है ना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें को गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, शायद ज़िंदगी में कभी वोट भी ना दिए, फिर भी वो गवर्नमेंट पर डिस्कस कर रहे होंगे, गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी के ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे कि गवर्नमेंट ने ये सही किया, ये सही नहीं किया, या ऐसा कर लेना चाहिए, वैसा कर लेना चाहिए, कई सारी बातें। कुछ लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं, और भी कई सारी बातें होती हैं ना पार्टी में। वैसे उस पार्टी में भी हो रहा था। उस सेठ ने जो पार्टी दिया था, उस पार्टी में भी ऐसे ही कुछ हो रहा था। कुछ वकीलों का एक ग्रुप था। अब जाहिर सी बात है, वकील अगर इकट्ठा होंगे और 10 वकील अगर एक जगह इकट्ठा होंगे तो क्या बातें करेंगे। वो ये बातें करेंगे कि भाई कौन सा कानून अच्छा है, किसी कानून के धारा के ऊपर बात करेंगे। तो उसी प्रकार वकीलों का एक हुजूम था। कुछ वकील होंगे, 10-15 वकील होंगे, 1-2 जज भी थे उसमें। वहाँ इस बात पर डिस्कस चल रही थी कि फांसी की सज़ा सही है या गलत, फांसी की सज़ा होनी चाहिए या आजीवन कारावास होना चाहिए। इस बारे में डिस्कस चल रही थी। कुछ वकीलों का यह मानना था कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए, कुछ वकीलों का मानना था कि नहीं, फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए, आजीवन कारावास होना चाहिए। देयर शुड बी अ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, देयर शुड नॉट बी टू हैंग टू एनीवन। किसी को फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए, सबको आजीवन कारावास होना चाहिए। जो ये कह रहे थे ना कि फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए, आजीवन कारावास होना चाहिए, उनका कहना ये था कि अगर हम किसी को जीवन नहीं दे सकते हैं तो उससे जीवन लेने का अधिकार भी हमारे पास नहीं है। अगर हम किसी को जीवन नहीं दे सकते हैं तो उससे जीवन छीनने का भी अधिकार हमारे पास नहीं है। राइट टू लिव, हमारे संविधान में राइट टू लिव बताया हुआ है कि हमें जीवन जीने का अधिकार है। जीवन लेने का अधिकार तो नहीं कहा गया, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि लाइफ टू डेथ ऐसा। तो राइट टू लाइफ है, सॉरी, राइट टू लाइफ है, जीवन जीने का अधिकार है हमारे पास। तो फांसी की सज़ा होनी सही बात नहीं है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए, आजीवन कारावास होनी चाहिए। लेकिन जो लोग फांसी की सज़ा की वकालत कर रहे थे, जो कह रहे थे कि नहीं फांसी की सज़ा होनी चाहिए, उनका यह मानना था कि फांसी की सज़ा में क्या होता है कि इंसान का एक बार में मौत हो जाती है। आजीवन कारावास में लोग तड़प तड़प के मरते हैं, लेकिन फांसी की सज़ा में एक बार मार जाते हैं। उनका भी कहना सही था कि किसी को अगर मारना है तो एक बार में मार दो ना, उसे तड़पा तड़पा के क्यों मार रहे हो। लाइफ इम्प्रिजनमेंट में क्या होता है, आजीवन कारावास में क्या होता है कि लोग क्षण क्षण मर रहे होते हैं, पल पल मर रहे होते हैं। लेकिन हैंगिंग में क्या होती है, फांसी की सज़ा में क्या होती है, एक बार में फांसी समाप्त।
ये डिस्कस चल रहा था और डिस्कस अपने पूरे चरम पर था पूरा। और उस डिस्कस में संयोगवश पार्टी देने वाला जो होस्ट था, जो सेठ था, वो भी उसमें था। वो भी इस बातें कर रहा था। तो वो फांसी की दलील दे रहा था खुद। वो जो सेठ था जिसने पार्टी दी थी, वो फांसी की दलील दे रहा था। वो कह रहा था कि फांसी होनी चाहिए। और उन वकीलों में एक यंग वकील था, मुश्किल से 25-26 साल का होगा। वो कह रहा था कि फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज़ बेटर देन हैंगिंग। आजीवन कारावास जो है वो फांसी की सज़ा से बेहतर है। अब इस बात को लेकर के उन दोनों के बीच, सेठ जो होस्ट था पार्टी का और जो गेस्ट था वकील 25-26 साल का लड़का, दोनों के बीच बहस हो गई और बहुत तगड़ी वाली बहस हो गई। दोनों बहस कर रहे थे। उस बहस के दौरान ही सेठ ने एक अजीबोगरीब शर्त रखी। उसने कहा कि मान लो कि अगर तुम्हें 20 साल के लिए हम बंद कर दें किसी एक ऐसे कोठरी में जहां तुम ना बाहर जा सकते हो, ना बाहर से कोई आ सकता है, तो क्या तुम जी लोगे? बात ही बात में जोश में उस वकील ने भी कह दिया कि हाँ, मैं कर लूँगा। बात तो हो गई। अगर बात यहीं पर ख़त्म हो जाती तो बात बढ़ गई और वकील इस बात पर अड़ गया कि अगर मैं 20 साल तक इस जीवन को जी लिया, मतलब जो शर्त थी कि एक कोठरी में बंद रह करके मैं जी लिया, रह गया, तो तुम मुझे क्या दोगे? सेठ ने कहा कि रहने दो भैया, क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो? 25-26 साल के लड़के हो, कमाने की उम्र है, अपनी जवानी बर्बाद मत करो, क्यों इन लफड़े में पड़ रहे हो? बात यहाँ तक रुकी नहीं। अब वो वकील तो अड़ गया था, उसको अपनी बात प्रूफ करनी थी। उसने कहा था कि नहीं, आजीवन कारावास सही है और मैं ऐसा करके दिखा सकता हूँ। सेठ ने कहा कि भाई मान लो बात फांसी की सजा सही है, आजीवन कारावास सही नहीं है। बात बढ़ गई और शर्त भी लग गई। ये शर्त लगी कि अगर वकील 20 साल तक किसी कोठरी में बंद रहता है, अगर वकील 20 साल तक किसी कोठरी में बंद रहता है जहां उससे किसी को भी मिलने की आज़ादी नहीं होगी, वो किसी को नहीं मिल पाएगा, कोई उससे मिल नहीं सकता, वो बाहर जा नहीं सकता, बंद कोठरी में रहेगा। एक छोटी सी खिड़की रहेगी जहाँ से उसको जो उसकी ज़रूरत के सामान होंगे वो उसको मिलता रहेगा। वहाँ से वो बैठे बैठे इवन वो खिड़की इतनी छोटी होगी कि वहाँ से वो ना केवल आसमान देख पाएगा और कुछ हो नहीं पाएगा, और वहाँ से उसको जो ज़रूरत के सामान होंगे वो उसे मिल जाया करेगा। बात हो गई और ये हुआ कि उसको कुछ रुपए, और बहुत बड़ी रकम है, मुझे उतना याद नहीं है एक्चुअल में। ये मैंने ना 12th क्लास में जब मैं था खुद, तो मैंने ये कहानी पढ़ी थी। तो आज के समय में उस कहानी बहुत ही प्रासंगिक है, इसलिए मैं आप लोग को सुना रहा हूँ। मुझे उतना याद नहीं है कि क्या अमाउंट की राशि थी, लेकिन वो बहुत बड़ी अमाउंट थी। वो अमाउंट तय हो गया कि अगर वो 20 साल तक, वो 25 साल का लड़का जो वकील था, अगर वो 20 साल तक किसी बंद कोठरी में रह लिया, ठीक उसी प्रकार से जैसे एक आजीवन कारावास में होता है, थोड़ा उससे कड़ा ही था कि कोई उसे मिल नहीं सकता था, कहीं वो जा नहीं सकता था, कहीं आ नहीं सकता था, सब कुछ इस खिड़की के माध्यम से उसको मिलता रहेगा। बात हो गई, तय हो गया, शर्त लग गई। अगले दिन जब पार्टी वार्टी खत्म हुआ तो सुबह एक कोठरी खाली की गई, वकील अंदर गया और कोठरी पर ताला लगा दिया गया। बाहर 2 पहरेदार बैठा दिए गए, कहा गया कि भाई तुम पहरा देना। और शर्त ये थी कि अगर वकील अपनी 20 साल की अवधि पूरा होने के आधा घंटा पहले भी इस कोठरी को तोड़कर भाग जाता है तो शर्त टूट जाएगी। ठीक, ये बात तय हो गई। बात हो गई। अब वकील अंदर बंद हो गया। बाहर जो पहरेदार थे वो पल पल की खबर देते रहते थे सेठ को।
वो कहते थे कि बहुत ही शांत माहौल है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, अंदर से पता ही नहीं चल रहा कि वकील जिंदा भी है कि मर गया। तो शुरू के कुछ सालों तक तो एकदम शांत शांत रहा। फिर कुछ सालों के बाद वहाँ से अंदर से केवल रोने की आवाज़ सुनाई दी। कुछ महीनों तक केवल रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। ऐसा लग रहा था कि वकील जो है वो दहाड़े मार मार के रो रहा है। फिर अंदर से एक दिन एक पर्ची निकली, उस पर लिखा था कि उसको कुछ वाइन्स चाहिए, कुछ शराब चाहिए। शराब अंदर पहुंचा दी गई। फिर दूसरी पर्ची निकली, उस पर कुछ किताबों की मांग की गई थी, कुछ किताब, कुछ अखबार। ऐसे करके धीरे धीरे अंदर से पर्चियाँ निकलती गई, मांग बढ़ती गई। कभी वो ढोलक की मांग करता, कभी अलग अलग प्रकार की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मांग करता, कभी अलग अलग प्रकार की बुक्स की मांग करता, अलग अलग प्रकार के खाने की मांग करता, अलग अलग मैगजीन्स की मांग करता, रोज़ अखबार की मांग करता, अलग अलग मांग करता। लेकिन वो बाहर नहीं निकलता। बाहर नहीं निकलता मतलब वो ना अपने शर्त की अवधि तक बाहर नहीं निकल रहा है, वो कमरे में ही बंद है और खिड़की के सहारे एक पर्ची फेंकता है और वहाँ से सामान आ जा रहा है उसके पास। साल ऐसे ही गुजरते चले गए। कुछ समय बाद जब कई साल गुजर गए, शायद इट में भी कि 15-16 साल गुजर गए, तो अंदर से एक पर्ची आई। उस पर एक ही बात 5 अलग अलग भाषाओं में लिखी हुई थी और उस पर यह लिखा था कि सेठ जो है मतलब जो पार्टी का होस्ट था, जिसने अंदर बंद किया था, जिसके साथ शर्त लगी थी, वो किसी भी विशेषज्ञ से, भाषाओं के विशेषज्ञ से 5 चीज़ों को पढ़वाए। अगर ये सही हो तो बाहर गार्डन में 3 गोली फायर की जाए आसमान की तरफ, तो उससे ये पता चल जाएगा कि उसमें जो बातें लिखी गई है वो सही लिखी गई, मतलब भाषा में कोई भी गलती नहीं है, वो सही भाषा का इस्तेमाल किया गया है, मतलब वो भाषा सही है, चाहे वो ग्रामेटिकली हो, स्पेलिंग हो, जो भी हो। सेठ ने पढ़वाया, वो सही था, 3 फायर करवा दिया बाहर उसने। अंदर बैठे बैठे वकील को पता चल गया कि हाँ उसने जो लिखा था वो सही लिखा था। यूं ही साल गुजरते चले गए। अब आ गया समय अंतिम 2 दिन। अब 2 दिन पहले जो सेठ है वो बैठ करके सोच रहा है कि यार मैं अब बूढ़ा हो गया, मैं तो बूढ़ा हूँ, और इस दौरान पिछले 20 साल के दौरान बिजनेस में भी कई सारे उतार चढ़ाव आए। इस उतार चढ़ाव के कारण मेरे पास भी संपत्तियों की कमी रह गई है, कुछ एक संपत्ति बच गई है। और वो वकील जब बंद हुआ था कोठरी के अंदर, वो 25-26 साल का था। 20 साल बाद उसकी एज क्या होगी, 45-46 साल। अभी तो वो और जिएगा, अभी तो यंग ही है एक प्रकार से, और मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। अगर मेरे पास जो संपत्ति है और उनमें से उतनी बड़ी अमाउंट, जो एक ह्यूज अमाउंट थी, अगर वो मैं उसको दे देता तो वो तो मौज करेगा, तो मैं आ जाऊँगा सड़क पर, क्योंकि बिजनेस में उतार चढ़ाव के कारण मेरा भी तो बहुत सारा नुकसान हो गया है। मेरे पास भी अब इतने पैसे नहीं रहे। वो एक ज़माना था जब मेरे पास इतना पैसा हुआ करता था, मैं हर बसंत में पार्टियाँ दिया करता था। अब तो नहीं है वो ज़माना। अब तो ज़माना बहुत बदल गया, इन 20 साल के दौरान बहुत परिवर्तन हो गया है। और वो वकील जो है वो तो मौज करेगा, उसने तो पूरा 20 साल की अवधि गुजार दी। अब लास्ट 2 दिन है, 2 दिन बाद उसको रिहा करना है और उसको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। अंदर बैठा बैठा जो सेठ था वो ये बातें सोच रहा था। वो सोच रहा था कि कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे ये पैसा ना देना पड़े। वो एक प्लान बनाता है। वो प्लान बनाता है कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कोठरी खोलता हूँ और वकील को जान से मार देता हूँ, और ये कहूँगा कि उस वकील ने आत्महत्या कर ली अंदर। मैं ऐसे शर्त भी जीत जाऊँगा और मुझे उसको कुछ देने भी नहीं पड़ेंगे। ये प्लानिंग करके रात के अंधेरे में जब एक दिन बच जाता है, एक दिन अब बच गया है, अगले दिन सुबह उसको रिहा करना है, तो एक रात पहले वकील क्या करता है, सेठ क्या करता है, अपने पहरेदारों को कह देता है कि भाई जाओ, 20 साल में अब नहीं तोड़ के भागा, अब क्या तोड़ के भागेगा, तुम लोग जाओ, अब सो जाओ सब। पहरेदार भी भाई मालिक की आज्ञा है, पहरेदार चले गए सोने। वो आया, ताला खोला। अब 20 साल पहले लगा हुआ ताला है, ताला खोला, बहुत मुश्किल से ताला खोला, जंग लग गई थी ताले में। दरवाज़ा खोला,
जब दरवाज़ा खोला तो अंदर एक बहुत ही सूखा सा हड्डी का ढांचा दिखाई दिया। बोला कि ये हड्डी का मतलब वो वकील था, वो बहुत कमज़ोर हो चुका था, बहुत कमज़ोर था। वो टेबल पर अपना सिर ऐसे ऐसे सिर झुका करके ऐसे बैठा था, साथ में एक लैंटेन जल रही थी। अंदर गया, जैसे ही वो चाकू से मारने ही वाला था, उसकी नज़र एक कागज़ पर पड़ी। उस कागज़ को उसने उठाया, उस पर लिखा था कि सेठ, मैं जानता हूँ कि इस 20 साल के दौरान बहुत सारे परिवर्तन हुए। अखबारों के जरिए मुझे यह भी पता चला है कि अब तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं रह गया, अब तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं रह गया कि तुम मुझे उतना जो शर्त की रकम है वो मुझे लौटा सको। अगर तुम मुझे वो रकम लौटाते हो तो तुम सड़क पर आ जाओगे। और इस 20 साल के दौरान जब मैं अकेला बैठा था तो मैंने इतने सारे किताबों को पढ़ा, इतने सारे मैगजीन्स को पढ़ा कि अब मुझे यह बात का अनुभव हो चुका है कि धन कुछ भी नहीं होता। अगर किसी को नॉलेज हो जाए, इतना नॉलेज हो जाए, तो उसके लिए मनी की वैल्यू खत्म हो जाती है, उसके लिए पैसा की वैल्यू ही खत्म हो जाती है। मैं 25 साल का लड़का था उस समय, मुझे भी पैसे बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन अब इस 20 साल के दौरान मैंने इतना कुछ पढ़ा है। मैंने इतने सारे धर्म ग्रंथ की किताबें पढ़ ली, मैंने इतने सारे इतिहास भूगोल की किताबें पढ़ ली, मैंने इतने सारे लिटरेचर्स पढ़ लिए, इतने सारे फिलॉसफी की किताबें पढ़ ली कि अब मेरा पैसे से मोह भंग हो गया है। अब मैं पैसा चाहता ही नहीं। तो ऐसा करूँगा कि कल रिहा होने के आधे घंटे पहले मैं खिड़की तोड़ करके भाग जाऊँगा। इससे शर्त टूट जाएगी, और क्योंकि शर्त मैं तोड़ूंगा तो तुम्हें मुझे कुछ लौटाना भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ मुझे लौटाना भी नहीं होगा, तुम्हारे पैसे भी सेफ हो जाएंगे और मुझे पैसे से कोई मतलब भी नहीं रह गया है। इतना पढ़कर सेठ को बहुत ही आत्मग्लानि हुई। उसको लगा यार ये वकील मेरे बारे में कैसा सोचता है और मैंने क्या सोचा इसके बारे में। ये सोचते हुए उसने वो लेटर फिर से वहीं रखा और वापस लौट गया। वापस गया, ताला लगाया, जाके सो गया। अगले दिन सुबह जब उसको रिहा करना था, पहरेदार दौड़ते दौड़ते आए सेठ के पास। सेठ जी, सेठ जी। सेठ ने कहा हाँ बोलो क्या बात है। और सेठ जी वो जो वकील अंदर बंद था ना, उसने खिड़की तोड़ के भाग गया, आपका पैसा बच गया, वो सर टूट गई है। जब सेठ ने यह जाना, उसकी आंखों में आंसू आए, क्योंकि वो तो पहले लेटर पढ़ चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो गया, कोठरी खोली, वो लेटर लिया, उस लेटर को बड़े संभाल के क्या मारी। ये थी कहानी। द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, ये स्टोरी की मोरल क्या है कि 20 साल तक वो वकील जब अंदर बैठा था तो उसने क्या किया, कई सारी किताबें पढ़ी, कई सारी मैगजीन्स पढ़े, कई सारे अखबार पढ़े। जब उसने इन सबको पढ़ा तो उसके अंदर एक ज्ञान आया, उसने कई सारी चीज़ों को सीखा जो नहीं सीख सकता था अगर वो बाहर रहता था। तो इस कहानी से हमें ये मोरल मिलती है कि ये लॉकडाउन जो है, इसमें भी हम भी कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं। हम वो सब काम कर सकते हैं जिसके लिए हमें पहले समय नहीं मिला करता था। हम ड्राइंग बनाना चाहते थे, लेकिन स्कूल का होमवर्क, असाइनमेंट्स, काम, इन सब के चक्कर में हम ड्राइंग नहीं बना पाते थे। अब हम अपने उस शौक को पूरा कर सकते हैं। और भी कई सारे, अगर कोई भी शौक होगा, आप उस शौक को पूरा कर सकते हो। कुछ नया पढ़ सकते हो, कुछ भी नया पढ़ सकते हो। आपकी मैथमेटिक्स वीक थी, लॉकडाउन में आप मैथमेटिक्स पढ़े। आपको पता होगा कि कुछ साल पहले 1700 में, 17वीं शताब्दी में एक बीमारी फैली थी, प्लेग नाम की बीमारी फैली। उस प्लेग नाम की बीमारी के दौरान इंग्लैंड में लाखों लोग मर गए, जिससे वहाँ के कॉलेजों में 1 साल की छुट्टी दी गई। 1 साल की, मान सकते हो अभी तो तुम लोग के कुछ दिन हुए हैं, और कुछ दिन में तुम लोग के ऐसे मैसेजेस और फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास। वहाँ 1 साल की छुट्टी दी गई। 1 साल की छुट्टी के दौरान एक लड़का पढ़ा करता था वहाँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज है, ट्रिनिटी कॉलेज। उस ट्रिनिटी कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था। वो लड़का अब कुछ जब लॉकडाउन हुआ तो कुछ समय रहते वो घर आ गया अपना वापस इंग्लैंड, जहाँ कुछ किलोमीटर पे उसका घर था, वहाँ आया।
वो वहाँ कुछ रिसर्च कर रहा था। अब 1 साल तक उसको कॉलेज नहीं जाना था, कॉलेज का दबाव नहीं था उसके ऊपर। जब उसके ऊपर कॉलेज का कोई दबाव नहीं था, जब उसको कॉलेज नहीं जाना था, तो वो घर पे बैठा, और घर पे बैठ कर के, अब क्योंकि कॉलेज तो जा नहीं सकता था, और उस समय तो कई सारे इक्विपमेंट्स भी नहीं हुआ करते थे, 17वीं शताब्दी की बात है, उस समय तो कई सारे इक्विपमेंट भी नहीं होते थे। तो वो घर पे बैठ के ही सोचा करता था। सोचते सोचते उसने मैथमेटिक्स की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ की नींव रख दी। आपको पता होगा कैलकुलस, जो बच्चे खासकर जो 11th-12th में है वो जानते होंगे कैलकुलस के बारे में, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इसकी वो नींव रख दिया। उसी लॉकडाउन के पीरियड में उसने एक और बात की नींव रखी, उसको क्योंकि सोचने का मौका मिला, वो सोच रहा था, थिंकिंग करता था, तो उसने एक और चीज़ की नींव रखी, वो थी ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। उस लड़के का नाम था सर आइजक न्यूटन। सर की उपाधि तो बाद में मिली, उसका नाम था आइजक न्यूटन। तो 17वीं शताब्दी में उस 1 साल के छुट्टी के दौरान उस न्यूटन ने बहुत सारे काम कर लिए, उसने कई सारी चीज़ों की नींव रख दी यार। अगर वो न्यूटन भी अगर ये सोचता कि यार 1 साल की छुट्टी मिल गई है, क्या करना है, मौज करते हैं, या यार बोर हो गए, अगर वो ये नहीं सोचता, अगर उस थिंकिंग कैपेसिटी वो नहीं बढ़ाता अपनी, तो गुरुत्वाकर्षण की खोज नहीं होती, कैलकुलस की खोज नहीं हुई होती। आइंस्टाइन का एक वक्तव्य है, आइंस्टाइन कहा करते थे कि मैं न्यूटन के कंधे पर बैठा हुआ हूँ। अगर न्यूटन ने जो काम किया है, अगर वो नहीं किया होता, तो आज जो मैं कर रहा हूँ, मैं वो नहीं कर रहा होता, मैं भी न्यूटन वाला काम इस समय कर रहा होता। अर्थात न्यूटन ने नींव रख दी थी। ग्रेविटेशन की खोज और कैलकुलस की खोज ने साइंस और मैथ की दुनिया को ही बदल दिया था। तो न्यूटन ने उस 1 साल के दौरान कितने सारे काम किए, उसने थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ाई। एक और महान व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताता हूँ, अरविंद घोष, महर्षि कहा जाता है उनको, अरविंद घोष। अरविंद घोष भी इंग्लैंड से पढ़ के आए थे। उस समय देश गुलाम था हमारा, अंग्रेज़ों का गुलाम था। वो इंग्लैंड से पढ़ के आए, युवा नेता थे और बहुत जोश खरोश था, देश को आज़ाद कराने की ललक थी। किसी वजह से अंग्रेज़ों ने उन्हें बंद कर दिया, और उस समय जो पनिशमेंट दी जाती थी, उस समय पनिशमेंट भी कई सारे होते थे। एक तो था कि ग्रुप में एक ही जेल में ग्रुप में बंद कर देते थे। एक होता था कि एकांत कारावास होता था। एकांत कारावास मतलब एक बंद कमरे में कोई आ जा नहीं सकता है। तो अरविंद घोष को जब बंद कमरे में बंद किया गया, और कुछ 1 साल तक बंद रहे वो उसमें, उस 1 साल के दौरान उन्होंने केवल सोचा। जब 1 साल बाद वो रिहा हुए, तो अब उन्होंने, सबने सोचा कि शायद अब वो फिर मतलब जोश खरोश के साथ नेतागिरी ही करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो पांडुचेरी की तरफ चले गए, एक आश्रम बनाया, और उन्होंने एक से बढ़कर एक फिलॉसफी के रूल्स दिए, एक से एक बढ़कर फिलॉसफी के रूल्स दिए। उन्होंने स्वतंत्रता में डायरेक्ट भाग ना लेकर के फिलॉसफी के रूल देकर के स्वतंत्रता की लड़ाई में आग में घी का काम किया। तो वो 1 साल के दौरान अध्यात्म किया उन्होंने। जब इंसान खाली बैठता है ना, अकेले बैठता है, तो वो सोचता है, चीज़ों को सोचने लगता है। अगर ये थिंकिंग कैपेसिटी, उसकी सोचने की क्षमता पॉजिटिव हो, सही रास्ते पे हो, तो वो चमत्कार कर सकता है, वो कुछ नया कर जाता है। तो बच्चों, तुम भी इस लॉकडाउन से पॉजिटिविटी करो। मैं अपनी बात करूं, इस लॉकडाउन के पीरियड में मैंने भी कई सारी किताबें पढ़ी। मैंने हिस्ट्री पढ़ा, मैं ये जाना कि मौर्य काल में क्या हुआ करता था। मैं बहुत सी हिस्ट्री को उस तरीके से पढ़ा, शायद मैं 9th-10th में जब था, और उस समय मैं नहीं पढ़ पाया था हिस्ट्री, और इतनी इंटरेस्टिंग मुझे लगी कि मुझे बहुत मज़ा आया हिस्ट्री पढ़ने में। मैंने डीएनए के बारे में पढ़ा, और मैंने डीएनए के बारे में बुक्स पढ़ा जो मैं शायद पहले नहीं पढ़ा था। बहुत सारी नॉलेज मैंने पढ़ाया। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी घर बैठो, घर पे किताबें हों, अपनी पुरानी किताबें उठाओ,
उन्हें पढ़ो और फिर से पढ़ो और देखो कि क्या तुम उसे एक नए तरीके से समझ पा रहे हो। जरूर समझोगे, उसके बारे में सोचोगे और देख लेना इसका फायदा होगा, पक्का पक्का फायदा। तो इस लॉकडाउन में को बोरियत ना बना करके आप इसको पॉजिटिविटी करें, पॉजिटिविटी मिले और अपने लिए एक नया रास्ता बना। एक और बात आप लोगों से करनी थी, इस महामारी के दौरान जब सब लोग अपने घर पे बैठे हैं, मैं भी अपने घर पे बैठा हूँ और कुछ दिनों से मैं YouTube पे क्लास भी बना रहा हूँ और क्लास दे रहा हूँ जो बच्चे चाहते हैं उनके लिए। तो मैंने एक चीज़ पाया है कि अगर YouTube पे क्लास बना करके दिया जाए बच्चों को या किसी भी अन्य माध्यम से जो बच्चे घर पर बैठ के पढ़ सके जिस कारण, तो इसके कई सारे फायदे हैं। देखिए, फ़ायदा और नुकसान तो हर जगह होता है, लेकिन इसके घर पे बैठ के पढ़ने के कई सारे फायदे हैं। पहला फ़ायदा कि आप कैसे भी बैठो, आपके ऊपर एक दबाव नहीं है कि आप कैसे बैठे हो, कहाँ बैठे हो, किसके साथ बैठे हो। स्कूल में, कॉलेजेस में, कोचिंग सेंटर्स में क्या होता है कि आपको एक सीट है, आपको एक अनुशासन में बैठना है, आपको एक प्रोटोकॉल जो होता है उस प्रोटोकॉल को निभाना होता है। मतलब ये ड्रेस पहन के आओ। अब आप घर पे बैठे हो, YouTube पे मेरी वीडियोस देख रहे हो, अब आप घर पे बैठे हो, अब मान लीजिए गर्मी का मौसम है, आप बनियान पहन के ही बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप बनियान पहन के बैठ के पढ़ रहे हो। अच्छा, स्कूल में क्या होता है, जब मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाता हूँ, तो आपके पास एक टाइम लिमिट रहती है कि 1 घंटे में या 45 मिनट में या 1.5 घंटे में ही पढ़ना है, उसी में जितना पढ़ लेना है पढ़ लेना है। यहाँ पर ऐसी कोई सुविधा ऑनलाइन पढ़ने में या घर पर बैठ के पढ़ने में, मेरे YouTube वीडियोज़ आप देख रहे हो, तो यहाँ पर ऐसा कोई बंदिश ही नहीं है। आप चाहो तो 1 घंटा पढ़ो, चाहो तो 3 घंटा पढ़ो। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप वीडियो को रिवाइंड करो, थोड़ा पीछे ले जाओ, जहाँ से समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा पीछे करो, फिर से सुनो, फिर पीछे करो, फिर से सुनो। क्लास में एक बार से ज़्यादा अगर बच्चा पूछता है तो टीचर्स जो होते हैं इरिटेट हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं यार ये इतनी बात समझ में नहीं आ रही है तुम्हें, ये बार बार मैं समझा रहा हूँ। अब घर पे बैठ के पढ़ रहे हो आप, यूट्यूब पर मेरी वीडियो देख रहे हो, ऐसा कोई दबाव ही नहीं है कि टीचर तुमसे कुछ बोले। नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो पीछे करें, फिर समझा, नहीं समझ में आया, फिर से पीछे किया, फिर समझा। क्लास में आपके पास ये है, सुबह 8 बजे ही पढ़ना है, 8 से 9 पढ़ना है। अब साइंस पढ़नी है, अब मैथ्स पढ़नी है, अब इंग्लिश पढ़नी है। अब मेरे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, क्या कोई बंदिश है कि इसी समय पढ़ना है? जब भी मर्जी, जब आपके पास समय हो, जब आपको लगे कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए, आप पढ़ो। तो इसके कई सारे फायदे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में शायद ऐसा ही होगा, पढ़ने लिखने का कई सारे तरीके चेंज हो जाएंगे। अगर मैं तुम्हें बताऊं, मैं खुद जब मैं सीए की क्लास लेता था, मैं लक्ष्मी नगर भी गया सीए की क्लास ले, लेकिन बहुत सी क्लासेस ऐसी हैं कि मैं यूट्यूब पे देखा, यूट्यूब पे पढ़ा। अच्छे अच्छे लेक्चरर्स हैं यार यूट्यूब पे, आप गूगल कर सकते हो, गूगल पे आपको अच्छे अच्छे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो समझ में बात मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोगों से, क्या समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, कि आप लोग इसको ना, एक ये जो एक परिवर्तन हो रहा है, जो आजकल की जो हर चीज़ में परिवर्तन हो रहा है, तो ये चीज़ का फ़ायदा उठाओ। आप लोग यूट्यूब का फ़ायदा उठाओ, गूगल का फ़ायदा उठाओ। आपको अच्छे अच्छे आर्टिकल्स मिल जाएंगे गूगल पर, जिसको आप पढ़ोगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, इन्हेंस होगा, आप अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हो, अपने आप को अधिक टेक्निकल बना सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो समय है वो टेक्नोलॉजी का है, और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति पीछे रह जाता है, अगर वो टेक्नोलॉजी को नहीं सीखता या नहीं अपनाता है, नई टेक्नोलॉजी को, नई तरीक़ों को नहीं अपनाता है, तो वो पीछे रह जाता है ज़माने से। तो आप इसे सीखें, करें। एक अंतिम बात और करनी थी आप लोगों से
उन बच्चों के लिए जो बच्चे 10th और 12th में हैं, बहुत से ऐसे मैसेजेस आए मेरे पास, खासकर हरियाणा बोर्ड के, क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ वो हरियाणा बोर्ड से एफिलेटेड है। तो वहाँ पर जो बच्चे हैं, जो हरियाणा बोर्ड के जो बच्चे हैं, उन बच्चों का ये मैसेज आया मेरे पास कि सर, जो हमारी 10th के या जो 12th के जो परीक्षा होगी वो होगी या नहीं होगी। तो बेटा, इस बारे में तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग एक काम करें, हरियाणा बोर्ड के वेबसाइट पे जाएं और उस पर चेक करें कि आपका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। ठीक, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो आपको मैं बता दूंगा, अगर मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन मिलती है। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि शायद 12th क्लास का एग्ज़ाम होगा, 10th वालों का एग्ज़ाम इट में भी, मुझे ऐसा लगता है, मैं कोई रूमर नहीं फैला रहा और इसे आप लोग पक्का सच मत मानना, आप लोग वेबसाइट पे जाकर पता कर लेना। मुझे ऐसा लगता है कि 10th क्लास का पेपर शायद हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। शायद हो सकता है कि जो पिछला पेपर दिया है उसी बेस पे एवरेज बना के दे दें। लेकिन सीबीएसई वाले तो कुछ दिन पहले मैं कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था कि शायद सीबीएसई वाले कह रहे हैं कि नहीं 10th और 12th का होगा। तो हम कह नहीं सकते, आई कैंट से एनीथिंग्स, ठीक है। ये मत कहना कि बाद में सर आपने कहा था, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं नहीं कह रहा, आप लोग हरियाणा बोर्ड साइड पे जाए, लेकिन 12th क्लास का तो होगा ही होगा, उनका तो होना भी चाहिए यार। 12th के बाद तुम्हें कॉलेज में एडमिशन लेना, अभी तुम्हारे सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम ही नहीं हुए, 1-2 सब्जेक्ट शायद रह गए हैं, तो कैसे एग्जाम आपका कॉलेज में एडमिशन होगा। तो इस विषय पर ज़्यादा चिंतित ना हो, आपके एग्ज़ाम जब भी होंगे आपको बता दिया जाएगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। स्कूल्स की तरफ से आपके जो रिलेटेड स्कूल्स हैं वो स्कूल वाले बता देंगे, आपके रिलेटेड टीचर्स बता देंगे, मैं बता दूंगा, मैं अपने स्कूल के बच्चों को बताऊंगा। एक छोटी सी वीडियो बना के मैं वैसे भी सर्कुलेट कर दूंगा मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कि आपके पेपर्स होंगे और कब से होंगे, जो भी डेट शीट आएगी वो आप लोग को बता दी जाएगी। आप लोग केवल और केवल इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाएं। ये समझें कि आपको एक मौका मिल गया, जो भी सब्जेक्ट्स का पेपर रह गया है, जैसे 12th क्लास का हरियाणा बोर्ड का अकाउंट्स का पेपर रह गया, वो मेरा ही सब्जेक्ट है, मैं ही पढ़ाता हूँ अकाउंट्स, वो पेपर ही रह गया, अकाउंट्स का पेपर नहीं हुआ। अब अकाउंट्स का पेपर नहीं हुआ है तो ऐसा करें कि अकाउंट्स पढ़ें। ऐसा थोड़ी ना कि अकाउंट्स आपने अकाउंट्स में एकदम महारत हासिल कर ली है। आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस जो आपको उस समय समझ में नहीं आ रहे थे, आप उनकी प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें कि जब कभी एग्ज़ाम हो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। ऐसा तो होगा नहीं कि 3 मई को लॉकडाउन खुलेगा और 4 मई को पेपर है, ऐसा नहीं होगा। अगर लॉकडाउन खुलेगा 10-15 दिन पहले नोटिफिकेशन आएगी कि कब से आपका एग्ज़ाम है तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। आपको समय मिला है तो इस समय का फ़ायदा उठाएं, ठीक है। ये समझें कि बाय लक आपको भगवान ने एक समय दिया, खासकर उन बच्चों को जिनको लग रहा था कि वो अकाउंट्स में फेल हो जाएंगे, उनको एक समय मिला कि वो पढ़ें। अकाउंट्स पढ़ने के लिए आप लोग मेरे चैनल पे भी आ सकते हैं, मैं फ्री में अभी पढ़ा रहा था और मेरे कुछ वीडियोस भी अपलोड हो गए हैं और भी वीडियोस अपलोड होंगे। मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स को और ऐसे भी मैं फ्री में यूट्यूब पे चैनल पे डाल रहा था, मैं अपने लेक्चर्स डाल रहा था। आप लोग उस लेक्चर को सुने, दोबारा सुने कि अगर कोई बातें, कोई कॉन्सेप्ट आपकी छूट गई थी और आपको समझ में नहीं आई थी, हो सकता है आप अब समझ जाएं। और जो क्वेश्चंस आपको लग रहा था कि एग्ज़ाम में आएगा और आप छोड़ के आओगे, अब हो सकता है वो क्वेश्चन भी ना छोड़ना पड़े आपके लिए। तो बल्ले बल्ले है यार, इसका तो फ़ायदा उठाना चाहिए। इसका ये नहीं सोचना चाहिए कि कब एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा, रिज़ल्ट आएगा, नहीं आएगा, इसकी चिंता छोड़ दो। वो भागवत गीता में कहा गया है, कर्म रेव वादी करास्ते माँ फलेशु कदाचन, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा काम है पढ़ना, तुम पढ़ो। स्टूडेंट्स को तो हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ सीखते रहे।
तो आज मैं आप लोगों से यही बातें करना चाहता था, ये बताना चाहता था कि आप इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाएं और बोरियत महसूस ना करें, कुछ ना कुछ सीखते रहें। मैं आप लोग को 2-3 कहानी के द्वारा ये बताया कि लोगों ने कैसे अपने एकांतपन को फ़ायदे में बदला। सर आइजैक न्यूटन हो, अरविंद घोष हो, या मेरे जो एक कहानी थी 12th क्लास में जो मैंने पढ़ी थी, उससे भी हमें एक बात सीखने को मिलती है कि हम फ़ायदा उठा सकते हैं अकेले रहने का। अकेले रहने का एक फ़ायदा है कि हम कुछ नया सीख सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ये कहेंगे सर अकेले रहने से ना स्ट्रेस होता है, हमारे ना मन पर एक गलत इफ़ेक्ट आता है। यार आने मत दो ना, ऐसा करो, रोज़ सुबह उठ के योगासन करो, प्राणायाम करो, या आप ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, इससे स्ट्रेस होगी नहीं। बॉडी बिल्डिंग करो, एक्सरसाइज करो, अभी तो टाइम ही टाइम है। योगा कर सकते हो, योगा बहुत अच्छी चीज़ है जिससे इंसान को स्ट्रेस नहीं होता। मैं खुद सुबह 5 से 10 मिनट प्राणायाम कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ इसकी अवधि बढ़ाऊँ। पहले मैं योगा नहीं करता था, समय नहीं मिलता था, लेकिन अब मैं योगा कर रहा हूँ। पेट निकला हुआ था, अब पहले से थोड़ा कम हो गया पेट। मैं वीडियो में दिखा नहीं सकता आप लोगों को, पब्लिक की वीडियो है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि पहले से थोड़ा कम, ज़्यादा नहीं हुआ। अब 10-15 दिन में कितना हो जाएगा? ऐसा थोड़ी ना है कि आज किया और आज ही असर हो गई, ऐसा नहीं होता। महीनों हमें मेहनत करनी होती है। तो अभी ज़्यादा नहीं, मैं भी थोड़ा बहुत योगा कर रहा हूँ, प्राणायाम करता हूँ, अनुलोम विलोम करता हूँ, थोड़ी बहुत मेडिटेशन करता हूँ। तो ये आप लोग भी कर सकते हो, इससे स्ट्रेस नहीं होगा। योगा करने से स्ट्रेस नहीं होगा। तो आप लोग घर बैठे योगा करें और कुछ नया सीखें। अब कुछ अगर किताब नहीं है, नया सीख नहीं सकते हो, तो अपनी पुरानी किताबों को उठाएं, उन्हें पढ़ें, कविताएं याद करें, पोएम्स याद करें। इंटरनेट चलाते हो, आप लोग यूट्यूब देखते हो, यूट्यूब पे अच्छे लेक्चर्स हैं, उन्हें सुनें। मेरे चैनल को देखें, मेरे चैनल पे अकाउंट्स सीखें। आप गूगल करें, गूगल पे अच्छे आर्टिकल्स मिल जाएंगे आपको। तो आप इसको अपने प्लस पॉइंट की तरह ले सकते हो लॉकडाउन, और घर पे रह करके आप बहुत कुछ कर सकते हो। अब घर बैठ करके जो लड़कियां हैं वो अपनी मम्मी के साथ, या लड़कियां ही क्यों, लड़के भी अपनी मम्मी के साथ रह करके खाना बनाना सीख सकते हैं। अच्छा खाना बनाना सीखें। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में अगर मान लीजिए कल को आपको खाना बनाना पड़े तो आप बना सकते हो, नई चीज़ बना सकते हो, नए डिशेज सीखें, नई डिश बनाना सीखें। तो आप लोग इस लॉकडाउन का पॉजिटिवली फ़ायदा उठाएं, इसको नेगेटिव ना बनने दें। जी बच्चों, तो आज मैं यही चाहता था आप लोगों से कि कुछ बातें करूं, और इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई ताकि मैं आप लोगों से मुखातिब हो सकूं, आप लोगों से कुछ बातें कर सकूं, कुछ गुफ्तगू कर सकूं। बेटा, मैंने भी इस लॉकडाउन में किताबें पढ़ रहा हूं। मैं चाहता हूं आप भी पढ़ें। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, मैं थोड़े बहुत डीएनए के बारे में भी पढ़ा है कि डीएनए क्या होता है, डीएनए के कैसे काम करता है, और भी बहुत सी बातें जो मैं शायद पहले पढ़ा था कभी और दिमाग से निकल गया था, दिमाग से स्किप हो गई थी। उन सब चीज़ों को भी मैं रिवाइज करना किया है मैंने। अभी मैंने ज्योग्राफी पढ़ी, और भी कई सारी किताबें पढ़ी है मैंने, और किताबें पढ़ रहा हूँ अभी भी। ऐसे भी मैं तो पुरानी आदत है कि मैं किताबें पढ़ता रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड। बुक्स जो है वो अच्छे दोस्त हैं, मेरा ये मानना है। तो बुक्स पढ़ें, ठीक है, और सुरक्षित रहें, घर पे रहें, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, योगासन करें। बस इतना ही कहना था मुझे आप लोगों से। अब मिलते हैं बाद में, फिर अगर कुछ कहना होगा तो मैं कुछ ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को, कुछ भी ये बातें आएंगी तो। तब तक के लिए जय हिंद।